पिछले 70 सालों से लेकर अब तक अंतरिक्ष के हर मिशन और रॉकेट लॉन्च में हम बेहद पुरानी टेक्नोलॉजी को ही यूज करते आए हैं। केमिकल के जलने से पैदा होने वाला थ्रस्ट यानी फोर्स ही हमारे रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलकर स्पेस में ले जाता है। ये टेक्नोलॉजी काफी पुरानी है और इसमें बहुत ज्यादा फ्यूल खत्म हो जाता है। रॉकेट अपने वजन के साथ साथ दूसरे सभी कंपोनेंट्स और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाते हैं, इसलिए केमिकल प्रोपल्शन यानी केमिकल से चलने वाले रॉकेट ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए हैं। हम अब तक केवल चंद्रमा की डार्क साइड तक ही पहुंच सके हैं, जो कि पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर है। ऐसे में हमें इससे ज्यादा दूर जाने के लिए एक नई तकनीक या फिर ऐसा समाधान चाहिए जो पारंपरिक रॉकेट प्रोपल्शन से एकदम अलग हो और केमिकल्स की जगह किसी और चीज से चलता हो। इसी खोज में नासा और दूसरी स्पेस एजेंसी ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जो बेहद कम फ्यूल और कम समय में हमें चांद से भी दूर डीप स्पेस में ले जा सकती है। इसकी मदद से हम केवल कुछ ही दिनों में मंगल ग्रह पर जा पाएंगे और भविष्य में अगर हम इस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बन जाएं, तो हम ऐसे स्पेसशिप भी बना लें जो शायद कई हजारों सालों तक लगातार बेहद कम फ्यूल की मदद से ब्रह्मांड में चलते रहें और हमें इंटरस्टेलर यात्रा करवा सकें। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं ब्रह्मांड की यात्रा पर एक अलग ही अनोखे और बेहतर स्पेसशिप में। अगर मैं आपसे कहूं कि केमिकल्स और लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जगह अगर आपका स्पेसशिप एटम्स की मदद से चले और केवल 1.5 घंटे में ही चांद तक की दूरी को तय कर ले, तो ये किसी भी स्पेस मिशन के लिए कितना फायदेमंद होगा। पर अगर आप इसे एक साइंस फिक्शन समझ रहे हैं तो आप ज्यादा जल्दी में हैं। दरअसल ये टेक्नोलॉजी एकदम नई नहीं है। नासा इसे पिछले 50 सालों से इस्तेमाल करता आ रहा है। आयन्स यानी कि चार्ज एटम्स की मदद से रॉकेट को प्रोपेल करना आयन प्रोपल्शन कहलाता है। इसे आयन ड्राइव भी कहा जाता है। नासा आयन ड्राइव स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है और उसने पहले से भी कई ऐसे स्पेसक्राफ्ट और कहीं तो प्रोब बनाए हैं जो रॉकेट के केमिकल फ्यूल से भी कई गुना तेज चलकर स्पेस मिशन भी कर चुके हैं। साल 1998 में नासा का डीप स्पेस वन स्पेसक्राफ्ट केवल 74 किलो फ्यूल के साथ और आयन थ्रस्टर्स के दम पर 4.3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर अंतरिक्ष में एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स की खोज में भेजा गया था। आयन्स की मदद से चलने वाला ये पहला स्पेसक्राफ्ट था। इसके बाद नासा ने साल 2007 में डॉन नाम का स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजा, जिसने आयन्स यानी कि चार्ज एटम्स की मदद से 11.5 किलोमीटर और कहें तो 41,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल की, जो कि आम रॉकेट फ्यूल से 4 गुना ज्यादा थी। केवल 247 किलो फ्यूल में ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 44 करोड़ किलोमीटर दूर वेस्टा एस्ट्रॉइड के पास पहुंचकर उसका फ्लाई बाई मिशन कर लेता है। आयन प्रोपल्शन बेहद कम फ्यूल में हमें सोलर सिस्टम के किसी भी ग्रह और कहें तो इंटरस्टेलर यात्रा पर ले जा सकता है। और आइए अब जानते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। आम रॉकेट इंजन जिसमें केमिकल फ्यूल, लिक्विड ऑक्सीडाइजर और कई तरह के प्रोपेलेंट होते हैं, बेहद कम ही एफिशिएंट होते हैं। नासा के मुताबिक केमिकल फ्यूल्स की एफिशिएंसी यानी सफलता केवल 35% तक ही होती है। दूसरा, ये बेहद कम समय में हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो बेहद ही जल्दी ये रॉकेट में खत्म भी हो जाते हैं। ज्यादातर केमिकल फ्यूल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब रॉकेट को हमें पृथ्वी की ऑर्बिट से स्पेस में ले जाना होता है। इस प्रक्रिया में हमें बेहद ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है ताकि हमारा रॉकेट पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर आकर स्पेस में जा सके। उदाहरण के लिए नासा के रॉकेट्स स्पेस में जाने के लिए हर सेकंड 5000 किलो फ्यूल का प्रयोग करते हैं। रॉकेट के दोनों बूस्टर लगभग 2 मिनट तक लगातार प्रोपल्शन करते हुए और पृथ्वी की सतह से 45 किलोमीटर दूर जाते ही ये अलग हो जाते हैं और उसके बाद बचे हुए फ्यूल से हमारा स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जा पाता है। इस प्रक्रिया में करीब 9 लाख किलो से भी ज्यादा फ्यूल खत्म हो जाता है और जब हमारा स्पेसक्राफ्ट स्पेस पे पहुंच जाता है तो अब उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं बचता जिससे वे आगे किसी ग्रह पर मिशन कर सके। ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है किसी एडवांस प्रोपल्शन तकनीक की जो बेहद कम फ्यूल में हमें अरबों किलोमीटर दूर किसी भी प्लेनेट को एक्सप्लोर करने में मदद कर सके। अब यहाँ काम आता है आयन थ्रस्टर और कहें तो आयन इंजन या आयन ड्राइव, जो कि चार्ज एटम्स के जरिए स्पेस में आगे बढ़ता है। इस इंजन में आम फ्यूल की जगह एक ऐसी गैस डाली जाती है जो आमतौर पर किसी भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करती है। नासा अपने आयन इंजन्स के लिए ज़ीनॉन गैस का प्रयोग करता है। इंजन के चैम्बर में भरी हुई इस गैस के एटम से जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो ज़ीनॉन एटम से इलेक्ट्रॉन टकरा करके उसे पॉजिटिव चार्ज एटम यानी कि एक आयन बना देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज फिर डिस्चार्ज होकर के स्पेसक्राफ्ट को एक्सेलरेट करता है। पर अंतरिक्ष यान को आगे चलाने वाले ये आयन्स आखिर बनते कैसे हैं और कैसे ये स्पेसक्राफ्ट वास्तव में काम करता है, आइए जानते हैं। जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल ज़ीनॉन एटम से टकराते हैं तो आयनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता है। जिस चैम्बर में ये सब हो रहा होता है
वो प्लाज्मा से भरा हुआ होता है। प्लाज्मा मैटर की चौथी फॉर्म है और जहां नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस एक बराबर मात्रा में होते हैं, वहीं पर यह देखने को मिलता है। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चैम्बर में ही रह जाता है और अगले एटम को आयनाइज करता है। तो वहीं पर पॉजिटिव चार्ज आयन चैम्बर से बाहर लगे इलेक्ट्रिक ग्रिड की हाई वोल्टेज के कारण डिस्चार्ज होते समय एक एक्सेलरेशन प्रदान करता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट आगे मूव करता है। इसके साथ साथ एक न्यूट्रलाइजर भी इस इंजन में लगा होता है, जो पॉजिटिव आयन के रिलीज होने के बाद उसके चार्ज को इलेक्ट्रॉन की मदद से न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर इन आयंस के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज ना किया जाए तो ये वापस इंजन से अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिससे हमें कोई भी थ्रस्ट नहीं मिलेगा और हमारा आयन इंजन बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। इसलिए न्यूट्रलाइजर बहुत जरूरी होता है। अब ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है और ऐसे ही कई आयंस डिस्चार्ज होते रहते हैं और न्यूट्रल होकर के लगातार स्पेसक्राफ्ट को एक्सेलरेट करते हैं। हर आयन स्पेसक्राफ्ट को एक हल्की सी बढ़त देता है, जिस कारण एक समय आने पर लगातार एक्सेलरेट होने से ये 90 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड भी पकड़ लेते हैं, जो कि आम रॉकेट इंजन से 25 गुना ज्यादा तेज है। पर इस यान की जो सबसे अनोखी बात है वो ये है कि इसे ऑपरेट करने के लिए और लगातार आयंस को जनरेट करने के लिए हमें जिस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है वो इसे अपने सोलर पैनल्स की मदद से ही मिल जाती है। इसलिए हम इसे बिना किसी बैटरी और पावर सोर्स मशीन के भी तब तक ऑपरेट कर सकते हैं जब तक हमें किसी भी स्टार से सोलर एनर्जी मिलती रहे। पर आम रॉकेट इंजन की तरह आयन इंजन की भी कई कमियां हैं, जिस वजह से इन्हें आप किसी भी बड़े मिशन में यूज होता हुआ नहीं देख पाते हो। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि जब आयंस इसके चैम्बर से रिलीज होते हैं और एक आयन बीम बनाकर इसे एक्सेलरेट करते हैं, तो ये एक्सेलरेशन बहुत बहुत धीमा होता है। जहां एक रॉकेट इंजन अपने केमिकल फ्यूल से तुरंत ही स्पीड पकड़ लेता है, तो आयन इंजन को एक अच्छी स्पीड हासिल करने में कई महीने लग जाते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो है बेहद कम थ्रस्ट का बनना। एक आयन थ्रस्टर मिली न्यूटन्स में थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके एक कागज को उठाने के बराबर है। इसी से आप समझ सकते हैं कि एक आयन इंजन कितना कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। पर धीरे धीरे इसी थ्रस्ट के जरिए कई महीनों तक चलने के कारण इसकी एक्सेलरेशन बढ़ती रहती है और स्पेसक्राफ्ट 90 किलोमीटर पर सेकंड तक की स्पीड को पकड़ लेता है। पर अगर आप कई महीनों की जगह कुछ ही दिनों में स्पीड चाहते हैं, तो आपको इस इंजन में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना होगा। एक आयन इंजन को जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक आउटपुट मिलता है, उतनी ही दूर और तेज गति से ये अपना मिशन कर सकता है। नासा और रशियन स्पेस एजेंसी इसी तरह के कई आयन इंजन का इस्तेमाल करती हैं, जो सैटेलाइट से लेकर के छोटे प्रोब्स को लंबे मिशन करने के लिए भेजता है। इन्हीं आयन इंजन में सबसे ज्यादा थ्रस्ट पैदा करने वाले हॉल इफेक्ट थ्रस्टर भी आते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावर पर काम करते हैं। ये थ्रस्टर आयन इंजन को ज्यादा जल्दी स्पीड प्रदान करते हैं। 100% सक्सेस रेट के साथ रशिया इन्हें अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्टेशन रखने के साथ साथ किसी दूसरी सैटेलाइट से टकराने से बचाने में भी यूज करता है। वहीं स्पेसएक्स का सैटेलाइट का ग्रुप यानी स्टारलिंक भी इन्हीं थ्रस्ट की मदद से अपनी पोजीशन को स्पेस में बनाए रखता है। सैटेलाइट में फिट सोलर सेल्स और क्रिप्टॉन जैसी इनर्ट गैस लगातार आयन प्रोड्यूस करके इन्हें एक थ्रस्ट देती है, जिसकी मदद से ये पृथ्वी की ऑर्बिट में रहते हैं और एक दूसरे से अपनी पोजीशन भी बनाए रखते हैं। हॉल थ्रस्टर इतने ज्यादा सक्सेसफुल आयन इंजन हैं कि इनकी मदद से हम स्पेस में बड़े से बड़े कार्गो मिशन के साथ साथ स्पेस स्टेशन तक को स्टेबल रख सकते हैं। चाइना का थियांगोंग स्पेस स्टेशन इन्हीं तरह के आयन इंजन से फिटेड है, जो लगातार इस स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में बनाए रखते हैं। अप्रैल 2021 से लगातार इस स्टेशन में लगे आयन इंजन चल रहे हैं, जो आगे इसी तरह और 15 साल तक इसे पृथ्वी की ऑर्बिट में स्टेबल रखेंगे। भारत भी इस टेक्नोलॉजी को बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। इंडियन स्पेस कंपनी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस एक हॉल थ्रस्टर बनाने जा रहा है, जो कि 50 से लेकर 500 किलो तक की सैटेलाइट को पृथ्वी की ऑर्बिट में स्टेबल रखेगा। इसकी मदद से भारत एक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन यानी कि कई सैटेलाइट के ग्रुप को भी एक परफेक्ट दूरी में रखकर ब्रॉड कवरेज हासिल कर लेगा। हॉल थ्रस्टर आम आयन इंजन्स की जगह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की मदद से बहुत ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है। वहीं आम आयन इंजन केवल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड होता है, जिस कारण इनमें थ्रस्ट मिली न्यूटन्स में होता है। नासा इस समय X3 हॉल थ्रस्टर आयन इंजन बना चुका है, जो कि 5.4 न्यूटन जितना थ्रस्ट पैदा करता है, जो कि आम आयन इंजन से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं जहां पुराने आयन इंजन 2500 वॉट इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते थे, तो ये लगभग 100 किलोवाट और कहीं तो 1 लाख वॉट इलेक्ट्रिसिटी यूज करके एक स्पेसक्राफ्ट को डीप स्पेस में आराम से 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड दे सकता है, जिसकी मदद से हम कई महीनों की जगह कुछ ही दिनों में मार्स पर भी जा सकते हैं। आयन इंजन के लिए सबसे मेन उसका प्रोपेलेंट यानी कि इनर्ट गैस जैसे कि ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन और आर्गन होती हैं। तो अगर हम इस प्रोपेलेंट को लगातार अपने इंजन में भरते रहें और सूर्य से बिजली बनाते रहें, तो हम एक ऐसा आयन इंजन भी बना सकते हैं
जो कि बिना दोबारा रिफ्यूल हुए लगातार स्पेस में चलता रहे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसी तरह के आयन इंजन पर काम कर रही है, जो किसी भी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर से गैस लेकर के उसे आयोनाइज कर लगातार आगे बढ़ता रहे। अगर हम इसे बनाने में कामयाब रहे तो हम भविष्य में इंसानों को भी स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर सोलर सिस्टम के किसी भी ग्रह पर जा सकेंगे। हालांकि दोस्तों, आयन इंजन जितना भी कामयाब हो, पर वो केवल स्पेस जैसे वैक्यूम में ही काम करता है। इसलिए हम इसे केवल तभी ही यूज कर सकते हैं जब हमारा स्पेसक्राफ्ट स्पेस में आ चुका हो। स्पेस में आने के लिए हमें अपनी पृथ्वी के ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकलना पड़ता है, जिसके लिए हमें बेहद ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि केवल केमिकल फ्यूल रॉकेट से ही मिल सकती है। पर असली यात्रा तो अंतरिक्ष में आने के बाद ही शुरू होती है, जिसके लिए हमें बेहद कम फ्यूल वाला प्रोपल्शन सिस्टम चाहिए, और यहीं पर आयन इंजन काम आता है। भविष्य में मुझे उम्मीद है कि हम और भी ताकतवर आयन ड्राइव इंजन देखेंगे, जो कि इंटरस्टेलर यात्रा करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने आपसे इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम यानी बिजली की मदद से चलने वाले आयन इंजन की बात की है, जो आयन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज एटम की मदद से एक्सेलरेट करते हैं। इनकी एक्सेलरेशन काफी धीमी होती है, पर लगातार आयन्स के फोर्स के कारण ये बढ़कर कुछ महीनों में ही 90 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है, जो कि वाइजर 1 से भी 5 गुना ज्यादा तेज है। आयन इंजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो तो सैटेलाइट से लेकर स्पेस स्टेशन सभी को पृथ्वी की ऑर्बिट में संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक लगातार इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिस कारण आप भविष्य में नासा और इसरो के नए नए आयन ड्राइव मिशन को भी देख सकोगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।